कैसे हो देवियों सज्जनों। आज शुरू करते हैं अपन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के न्यूमेरिकल्स। बट न्यूमेरिकल्स से पहले फॉर्मूला शेप बाय देख के आना। पता चला फॉर्मूला आते जाते नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने निकला है। ठीक है, 5 ही मिनट का वीडियो है। वीडियो भी दिख जाएगा, फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा। फटाफट पढ़ लो और चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रॉब्लम के साथ। Question number 1 says, what will be the energy of each photon in a monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 hertz? भाई फ्रीक्वेंसी बता, मुझसे एनर्जी मांगा है। एनर्जी का एक ही फॉर्मूला एच ना, ठीक है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 नहीं पता है तो अब याद करो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 5 इंटू 10 रेज टू 14। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा आंसर आता है दैट इज 33.15 इंटू 10 रेज टू माइनस 20 जूल्स। पड़ गया। मुझे आंसर ना, मेरे को पता है कि वो हरामखोर लोग मुझे नहीं पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल्स, वो मुझे पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई सिंपली टेक दिस वैल्यू एंड यू डिवाइड दिस वैल्यू विथ 10 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। जैसे ही तुमने ये किया ना, ये भाई जूल से कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंड दिस बिकम्स 2.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म कहानी। दैट्स इट, दैट वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है, जो भी आता है एसी में से आते हैं। ठीक है, सारा टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस ही है। अगला सवाल, observations from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted। मतलब उन्होंने ग्राफ बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब बेसिकली ग्राफ अगर वैसा बनाया है तो वो ग्राफ कुछ ऐसे अपन ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखता हूँ अलोंग वाई एक्सिस और फ्रीक्वेंसी नामक चीज को हम लोग लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वाज फाउंड टू बी दिस। ठीक है, आज भाई हम जो जानते हैं वो उसके बेसिस पे बोलता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये क्लियर है सबको, राइट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जब लिखना हो तो हमने कहा था लास्ट फॉर्मूला शीट में बहुत बहुत अच्छे से लिखा है मैंने ये चीज़। ठीक है, तो वी एस की वैल्यू आ जाती है एच बाई ई नो माइनस एच नो नॉट डिवाइडेड बाई ई। अब अगर मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी को, तो भाई मेरा जो स्लोप आएगा ना दैट इज गोइंग टू बी एच बाई ई। स्लोप फॉर दिस कर्व इज गोइंग टू बी एच बाई ई। ऑल्सो दिस इज सी विच टेल्स मी कि अगर मैंने कल यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करने का डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया बच्चे, ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ध्यान में रहे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एच नो नॉट डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं अपन आगे। m इज इक्वल टू एच बाई ई। एच की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, तो h इज इक्वल टू ई टाइम्स m। m क्या है, स्लोप है। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90 और स्लोप मुझे सम में दिया है 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 50। सो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे, देखो भाई मैंने ये सब करके रखा है पहले से, तो मुझे ये वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है। मुझे आएगा ये आंसर फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज माय आंसर हियर 6.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, चल अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, चल देखते ही वाला साहब, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टंगस्टन। भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ लाके रख दोगे तो नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ध्यान में रखना है तुमको। ठीक है, अब पहला सवाल, explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 raised to minus 5 सेंटीमीटर। सिंपल रीजन, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत, बरोबर। अब अगर मैंने कोई भी वेवलेंथ ले लिया जिसकी वैल्यू एच सी बाय लैम्डा नॉट से ज्यादा हो, मतलब अगर मैंने एनर्जी ले ली विच इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब द प्रॉब्लम है
अगर मैंने लैम्डा ले लिया विच इज़ ग्रेटर देन वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो भाई यहाँ पे गेम उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो एनर्जी आती है ना, वो कम आ जाती है वर्क फंक्शन से, एंड क्योंकि एनर्जी कम हो गई वर्क फंक्शन से, इसीलिए एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता। बात समझ गए? एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। पहला रिक्वायरमेंट वही है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? अब ज़रा देखते हैं अपन अगला segment. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected in each of the following cases? Kinetic energy of electrons की बात हो रही है और पहले वाले केस में मुझे वेवलेंथ दिया। मैंने बोला भाई बहुत आसान है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने रटा हुआ है दैट इज दिस। ठीक है, बरोबर। अब ध्यान से देखना, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। अब क्योंकि मेरा दोनों वेवलेंथ्स मुझे सेंटीमीटर के फॉर्मेट में दिया गया, यहाँ पे देखो 10⁻⁵ और यहाँ पे भी देखो 10⁻⁵ दिया गया है, बरोबर। क्योंकि दोनों का दोनों मुझे 10⁻⁵ के फॉर्मेट में दिया है, तो मैं दोनों के दोनों 10⁻⁵ सेंटीमीटर को बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अंदर कौन बचेगा? अंदर बचेगा बच्चे मेरे पास लैम्डा की जगह 1.8 और लैम्डा नॉट की जगह 2.76। सिंपल चीज है। ठीक है, अब देखना क्या होगा यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम इक्वल टू 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 और +1, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे मुझे 10⁻26 डिवाइडेड बाई 10 ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे हमारे लिए 10⁻7। इतना तो हम देख चुके हैं, बराबर। अब अंदर ब्रैकेट में देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.76 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 2.76 इंटू 1.8। जैसा ये मैथ्स हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, लेट्स सी 26 में से 7 गए तो इट इज 19.89 इंटू 10⁻⁻19 into 2.76 minus 1.8 is 0.96. The whole thing divided by 2.76 into 1.8. देखो, my idea of solving a problem like this is very simple. डेसिमल्स हटा दो, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमल्स हटा दो का मतलब क्या? मैं यही करता, मैं इसको 1989 करता, 0.96 को 96 करता, ऊपर से 4 डेसिमल हटाया तो 10⁻⁻4 लगा दिया। मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यही है। नीचे भी देखो, नीचे भी देखोगे, नीचे 3 डेसिमल है तो तीनों डेसिमल को हटा दो और 10⁻³ लिख दो। अब सॉल्व करने बैठो, हो जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट वगैरह करने के बाद आपका जो काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए बच्चे, दैट इज इक्वल टू, जो मैंने निकाल के रखा हुआ ऑलरेडी, इट्स 1.281 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। और अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपका जो आंसर आता है दैट इज 0.8006 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान में रहे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है जूल को, तो इस वैल्यू को ले जानी है और इस वैल्यू को लेनी है और उसको डिवाइड करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तब आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर अपन गौर से देखें, तो ये बोलते हैं रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज इज मेड इंसिडेंट ऑन द टंगस्टन सरफेस। भाई यहाँ पे ना उन्होंने कह दिया कि एक फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये इंसिडेंट हो रही है टंगस्टन के सरफेस पे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताओ। द फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला डजंट चेंज। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या था? इट वाज एच नो माइनस एच नो नॉट, बराबर। इसमें एच नो तो वैसे ही रहेगा, एच नो नॉट की जगह मैं सी बाय लैम्डा नॉट लिख रहा हूँ, दैट्स इट। एच को कॉमन ले लो, नो माइनस सी बाय लैम्डा नॉट लिख दिया हमने। h की वैल्यू 6.63 into 10⁻⁻34. The value for frequency is given to us 4 into 10⁻15 minus c is 3 into 10⁻8. जिसे याद नहीं हो याद करें, c is the speed of light in air, जिसकी वैल्यू 3 into 10⁻8 होती है। ठीक है, और lambda naught is 2.76 into 10⁻⁻7 when I convert it into meters। भाई सिंपल समझता है, ये -7 जो है ये ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ये 10⁻8 और 10⁻7 10⁻15 बन जाएगा, और ये 10⁻15 जो है ना, इस 10⁻15 के साथ बाहर आ जाएगा एंड यू गेट 6.63 इंटू 10⁻⁻34
So what I have here is 4 into 10 raised to 10 raised to 15 को कॉमन लेने बोला था ना मैंने, 10 raised to 15 को ले गया मैंने कॉमन, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2.76। अब भाई बेसिक है यार, अब मैथमेटिक्स, अब मैं नहीं करूँगा इसके आगे हेल्प, राइट। इसकी जो वैल्यू आती है बच्चे, दैट इज 19.31 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। और इसे जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ, विच इज सिंपल, इसको लो और इसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से, तुम्हें आंसर आ जाएगा 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट, खत्म। ठीक है भाई, अगले वाले पे तरफ चलते आ जाओ। द फोटो करंट रिकॉर्डेड इन अ माइक्रो एमीटर experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volts। मतलब मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चे वो 0.8 वोल्ट्स है, बस खत्म। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 angstrom। Alright, if the source of incident radiation is changed and the stopping potential turns out to be 1.2 volt, भाई ये 1 था, ये 1 था। ठीक है, find the work function of the cathode material when and the wavelength of the second source। मुझे lambda 2 भी निकालना है और मुझे वर्क फंक्शन ऑफ दिस कैथोड मटेरियल भी निकालना है। बहुत आसान है, आराम से कैलकुलेट होता है। आज भाई सबसे पहला वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सोचते आज भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन बोल रहा, सॉरी, इट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, बरोबर। तो अगर मुझे वर्क फंक्शन चाहिए तो इट इज एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हम जानते हैं, लैम्डा हमें दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई टाइम्स वी एस, तो मैं इसी चीज़ को रिवाइज कर दूंगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस ई वी एस 1, एंड मैं कैलकुलेट कर लेना वर्क फंक्शन, यहाँ पे भी लैम्डा 1 डाल देना, तो वर्क फंक्शन बन गया मेरा 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8, लैम्डा 1 जो है विचक उसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4950 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 माइनस ई 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वर्क फंक्शन आता है दैट कम्स आउट एज 2.738 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। ये आ गया वर्क फंक्शन। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिंपल लॉजिक है भाई, डिवाइड कर दो 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से और आपका जो आंसर आएगा दैट इज दिस। ये हो गया आपका पहला वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का प्रोसेस। ठीक है, अब अगला वाला जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ। व्हाट नाउ भाई, अब तुम्हें वर्क फंक्शन पता चल गया है, बरोबर बरोबर। अब जरा ध्यान से देखो, जो भी आपका इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, बरोबर बात, कितना तो हम जानते हैं। अब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा 2, वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.711 इलेक्ट्रॉन लूप, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ई वी एस डिवाइडेड बाय ई, सो दैट इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अच्छा हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे भी ई आएगा। ठीक है, सो दिस इज 1.911 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे अभी लैम्डा 2 चाहिए तो कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लैम्डा 2 को इधर भेज दो, ये बेचारी लैम्डा 2 दिख रही है तुमको, ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज इधर, सो दिस वुड बिकम, द वैल्यू वुड टर्न इनटू एच सी डिवाइडेड बाय ई इंटू 1.911। भाई ये इतना सबको आता है, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 8, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और यहाँ पे आएगा 1.911। Your value for lambda 2 is very clear and it is equal to by 4270 Armstrong। खत्म। ठीक है, that was your question number 4। अब बढ़ते हैं अपन अगले वाले। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ
4500 angstrom. Okay, 4500 angstrom. All right. Is incident on a metal having work function of 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, वर्क फंक्शन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको जूल्स में ऐसा लिख के रखता हूँ. ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे, ठीक है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है. द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted in the direction perpendicular to field moving along a circular path. एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो इसका रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, जिसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बी की वैल्यू पूछ रहा है. सबसे पहली चीज भाई, अगर तुम्हें याद है, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत रिलेशन जो है बच्चे, वो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से आता है. साइक्लोट्रॉन से जस्ट पहले टेक्स्ट बुक में लिखा है कि mv² इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स विच मीन्स QVB. मतलब अगर मुझे B चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये V और V को कट कर दो. B अगर मुझे चाहिए तो इट इज mv डिवाइडेड बाय QR. B इज इक्वल टू mv. क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो B का फॉर्मूला बन जाता है वो ये है. अब मैं बहुत अच्छे से समझता कि मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया गया है यहाँ पे. जो मुझे नहीं पता है दैट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ढूंढने का प्रोसेस क्या होगा? वेलोसिटी ढूंढने के लिए मैं इस चैप्टर को यूज करना. देखो, हमने पढ़ा है हाफ mv² इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. अब भाई इंसिडेंट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? इट इज hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. ओके, मैं यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल दूंगा फिलहाल के लिए, बाद में से कन्वर्ट कर लूंगा. मुझे पता है एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है. सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है. और ई की जो वैल्यू बचे दैट इज क्लियरली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है. लैम्डा की वैल्यू मुझे दी गई है 4500 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻10 माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या है बच्चे? वर्क फंक्शन भी दिया है मुझे 2. अब जरा मैं इन सबको अगर सॉल्व कर लूँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्लीज रिमेंबर, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ये भूलना नहीं है. इंटू v² इज इक्वल टू 6.63 into 3 is 19.89 into 10⁻26 divided by 1.6 into 45. Calculate भाई. 90 270 450 0 12 and 7 720. So 72 into 10⁻⁻29 minus plus 2 minus 27. ठीक है. अगर मैंने बाकी का मैथ्स कर लिया, ठीक है, तो जो मुझे v की वैल्यू आती है बच्चे यहाँ से दैट इज इक्वल टू 5.178 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. ये मेरे को आ जाएगी v की वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला. वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ b, ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट इट इन हियर. हो गया आंसर सॉल्व. b is equal to mass of electron 9.1 into 10⁻31. v 5.17 into 10⁻5 divided by e. High e is 1.6 into 10⁻⁻90 and radius is 20 centimeter. I substitute all these values and I get my value for b as 1.472 into 10⁻⁻5 Tesla. That is your question number 11 from the textbook. ठीक है, खत्म. यही तो था. अगला वाला तो चलो देख लेते हैं ये वाला. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन. ओके, वेवलेंथ निकालना है, इसका मोमेंटम निकालना है और उसका स्पीड निकालना है. ठीक है, पहला वाला. व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट्स. ओके, दिस इज वेरी इजी. वेवलेंथ निकालना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ भी. अपॉन रूट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू 54 है, इट्स 12.27 डिवाइडेड बाय root of 54. Take this value, substitute and you get your answer as 0.1671 नैनोमीटर. आपको मिल गया वेवलेंथ. वेवलेंथ ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है ये. ठीक है, अब अगर आपको लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी का फॉर्मूला पता है तो p की वैल्यू इज h बाई लैम्डा. h की वैल्यू 6.63
into 10 raised to minus 34. Lambda की value on the other side, it is 1.671 into 10 raised to minus 10. You take this value, substitute, and you'll get your answer as 39.7 into 10 raised to minus 25 kg मीटर पर सेकेंड. आपका मोमेंटम रेडी. अब इसके बाद हमें चाहिए स्पीड. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. सेम इसी फॉर्मूले का मॉडिफाइड वेरिएशन. इससे अगर मैं v निकालूं तो इट्स h बाई एम लैम्डा. लैम्डा पता है, m पता है, h पता है. क्या मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर बी का सोल्यूशन. When it is moving with a kinetic energy of 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. भाई काइनेटिक एनर्जी जब इतनी ज़्यादा हो तो उसका लैम्डा क्या आएगा, p क्या आएगा, v क्या है. कोई दिक्कत नहीं. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 अपॉन 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 root of twice the mass of an electron, which is 9.1 into 10 raised to minus 31 into kinetic energy. Kinetic energy is 150 electron volts. जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करता I get my answer as 0.1002 नैनोमीटर. भाई एक बार ही लैम्डा मिल गया ना, बाकी सब बहुत इजी हो जाता है. क्यों? सो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम कैसा करें? अगर अपने को लैम्डा पता है तो भाई मोमेंटम जो लैम्डा पता है, लैम्डा का फॉर्मूला h बाई पी होता है. सो p का फॉर्मूला जो है दैट इज h बाई लैम्डा. h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 और जो आपका p का वैल्यू आएगा बच्चे, सॉरी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज दिस मच एंगस्ट्रॉम. बस दैट्स इट. आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे आप यहाँ से लैम्डा. अब अगला सवाल, मुझे v चाहिए. पिछले वाले जैसा ही हम प्रोसेस यूज करेंगे. h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 लगाएंगे. यस. m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 और लैम्डा की वैल्यू 1.002 इंटू 10 रेज टू माइनस 10. ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको मिल जाएगा आपका प्यारा अपना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. चल बढ़ते अपन अगले वाले पे. तो चलो बढ़ते अपन आगे. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कहता है दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर सेड. ओके. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम एंड देयर काइनेटिक एनर्जी. भाई मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज h बाई लैम्डा. बरोबर. सो अब उस हिसाब से अगर मैं सोचूं एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये हो गया उसका आंसर. ठीक है. एक प्रोटॉन के लिए ये हो गया उसका मोमेंटम. अब अगर ढंग से देखो क्योंकि लैम्डा ऑफ ई और लैम्डा ऑफ पी सेम है, डोंट यू थिंक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन और उन दोनों का जो रेशियो आएगा बच्चे दैट इज क्लियरली 1:1. खत्म. दैट्स इट. उसके बाद एक सवाल पूछा है लोगों ने, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. भाई लैम्डा का उनके काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सा रिश्ता है, जरा सोचते हैं. अच्छा, हम सब जानते हैं कि लैम्डा जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर. बेसिकली ऐसा मत करो, एक थोड़ा और सिंपल तरीका है वो करके दिखाता हूँ. देखो हमने सीखा है कि भाई हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, सॉरी मैं बस रिलेट नहीं कर पा रहा, 2 मिनट रुक जाओ. काइनेटिक एनर्जी को जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास. बरोबर बा. इसका मतलब ये है दैट काइनेटिक एनर्जी इज क्लियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जिसे नहीं पता प्लीज याद कर लो, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए. करेगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836:1. समझा? कटना तो भाई सबका कंफर्म है.
कब किसकी बारी आती है, राइट? अगले पर चलते आओ। अगला हमारा आखिरी है क्या शायद? शायद हमारा आखिरी सम नहीं, अभी भाई बाकी है यार, कितना 3-4 सम बाकी है, आ जाओ। Two particles have the same de Broglie wavelength. Okay, two particles have the same de Broglie wavelength, and one is moving 4 times as fast as the other. Okay. If the slower particle is an alpha particle, what are the possibilities of the other particle? जरा इससे पहले समझो, अगर lambda 1 is equal to lambda 2 हुआ, तो h by m1 v1 is equal to h by m2 v2 हो जाएगा, which means m1 v1 will be equal to m2 v2। सम के अनुसार मुझे बताया गया कि v1 की वैल्यू 4v2 है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, करिए। तो 4 टाइम्स ऑफ m1 इज इक्वल टू m2। जैसे ये क्लियर है कि m2 जो है ना बच्चे, ये हैवी पार्टिकल है, और m1 जो है बच्चे ये स्लोअर पार्टिकल, हैवी बोल स्लोअर नहीं, लाइटर पार्टिकल है। इतना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ गया अपने को कि m2 भारी है और m1 जो है वो हल्का है। m2 भारी है तो ऑब्वियस सी बात है m2 स्लो है, और m1 हल्का है तो ऑब्वियस सी बात है कि m1 फास्ट है। अब ये अगर मेरा अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन के अनुसार ये एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की खासियत क्या है पता है? कि इसका जो मास है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। और अगर मैंने ढंग से देखा, m2 की वैल्यू 4m1 के बराबर है और अल्फा की वैल्यू 4fb के बराबर है, मतलब हो सकता है कि मास 1 जो है वो मास ऑफ अ प्रोटॉन के बराबर है। मतलब ये क्लियर हुआ कि जो पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल था, दैट वाज नथिंग बट अ प्रोटॉन। खत्म, दैट्स इट। ठीक है, और अगेन तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन। अगला सवाल, what is the speed of a proton having de Broglie wavelength of 0.08 angstrom? स्पीड चाहिए भाई। वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाई मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा h बाई m लैम्डा। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 m। मास ऑफ अ प्रोटॉन की वैल्यू 1.672 इंटू 10⁻27 लैम्डा 0.08 एंगस्ट्रॉम। भाई अगर ये ना एक जेई का पेपर होता, ठीक है, तो मैं फट से इसको 1 टाइम्स इसे 4 टाइम्स घुमा दिया होता, 4 1 टाइम्स इसे मैंने 20 सॉरी इसको मैं 2 के हिसाब से रेशियो में घुमा दिया होता, फट से आंसर निकाला था। बट क्योंकि ये जेई का पेपर नहीं है, इसलिए बहुत थकता है मुझे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है भाई, कर से तो भी कर ही क्या सकते हैं, चॉइस क्या है अपने पास, है ना? तो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 1.672, इसको मैंने लिख दिया ऐसे। ये 0.08 को मैं लिखूंगा 8 इंटू 10⁻²। ये -27 और ये -10 को कंबाइन कर देंगे और बना देंगे -37 नीचे, और वही ऊपर चले जाएगा तो +37 हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी 6.63 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.672 इंटू 8 इंटू 10⁻²। अभी 10⁻² भी ऊपर चले जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, जो उसके साथ कंबाइन होके बना बैठेगा 10⁻+5। और अब जो बचा है बच्चे, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स वाला गेम। अब बेसिक कैलकुलेशन करो और सॉल्व करके निकाल दो। ठीक है, दैट इज इट। स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन अपने को मिल गया। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron and a proton when both are moving with the same speed। भाई मेरे को क्या निकालने बोला पता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन। ये मुझे ढूंढने बोला है तुमने, ठीक है? बोलता है दोनों की स्पीड सेम है। केस 1 में भाई दोनों की स्पीड सेम। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो सोचना जरा क्या होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें नहीं लगता कि मुझे h कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, तो लैम्डा जो है बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या लगता है? यस। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कट गया।
तो मुझे पता चल गया लैम्डा ई बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू 1836:1 खत्म। ये हो गया हमारा पहला वाला केस। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं आज हम। सेकंड केस बोलता है सेम एनर्जी भी सेम है, ओके ठीक है, एनर्जी को कर देते हैं सेम एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों की हमने कर दी है सेम, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस द मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सा सोचना, ध्यान से सोचना। हाई कांस्टेंट कांस्टेंट सॉरी मास कांस्टेंट नहीं लिखा है कहीं पे भी उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, मतलब फिर से लैम्डा इज नाउ स्क्वायर रूट ऑफ मास के बराबर। तो लैम्डा ई बाय लैम्डा पी इज इक्वल टू रूट ऑफ एम पी बाई एम ई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई लैम्डा ई बाय लैम्डा पी का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ 1836 इज टू व्हाट, दैट इज योर आंसर। स्टेट एंड सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम हो गया भाई, ये तो बहुत चिंदी हो गया, इधर देख लो भाई, बहुत ही ज्यादा चिंदी हो गया। देखो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन। जब मुझे रेशियो लेने बोल दिया तो मैं एच एस तो काट दूंगा आराम से, एच कट गया, ये भी और ये भी कट जाएगा क्योंकि मोमेंटम में है क्या है दोनों का सेम। अगर ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 हो गया, सिंस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन। खत्म, दैट्स इट, ठीक है। और बस यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर के सारे टेक्स्ट बैक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब जितना समय हमने यहाँ पे दिया उतना ही समय आप भी घर पे दो और इसकी तगड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बात समझा। Practice as many questions as you can. What you need to remember is to read your textbook carefully. One, theory वगैरह तो पढ़ने ही वाले, अब theory में कोई मिस फ्लॉस नहीं निकालोगे, ठीक है। theory के बाद टेक्स्ट बैक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, टेक्स्ट बैक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्लस जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सारे करके जाओगे पेपर के लिए। भाई इतना अगर कर लिया ना, अगर एक चैप्टर 4 मार्क का है ना तो तुम्हें 4 में से 4 आएगा, नो इश्यूज थे, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बैक कर लो, गेम खाता, ठीक है। चल बाय बाय, नाउ हैव अ गुड टाइम, कीप स्टडिंग, यस, सी यू सून।